अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा, हमारा डिस्कशन रेजिडेंशियल स्टेटस का चल रहा था और हमने इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस देख लिया था, ऐसे ही पढ़ भी लिया था। रिकैप कर लेते हैं। इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत सिंपल देखा जाएगा, नंबर ऑफ डेज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस इन पाकिस्तान को। रेजिडेंशियल स्टेटस का ताल्लुक नेशनैलिटी या डोमिसाइल से नहीं है, नंबर ऑफ डेज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस इन अ टैक्स ईयर से है, इन अ टैक्स ईयर से है। 183 और मोर डेज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस अगर हो गए तो रेजिडेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हमें कोई और कंडीशन देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 183 और मोर डेज ना हुए, उससे कम हुए, 183 से कम डेज हुए और अगर नॉन सिटीजन है तो वो तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा हर सूरत में। लेकिन अगर सिटीजन है तो हम दो चीज़ें चेक करेंगे। पहले स्टेप पे ये चेक करेंगे कि कहीं ये किसी और कंट्री में रेजिडेंट तो नहीं है टैक्स पर्पसेस के लिए। अगर हुआ तो पाकिस्तान में क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। अच्छा भाई, नहीं है, चेक कर लिया हमने, किसी और कंट्री में रेजिडेंट नहीं है फॉर टैक्स पर्पसेस। अब क्या करें? मैंने कहा अगली चीज चेक कर लें कि क्या किसी स्पेसिफिक कंट्री में 183 और मोर डेज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस है। अगर है तो भी वो पाकिस्तान में क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। और अगर नहीं है तो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट। सिंपल होगी बात। फिर हमने देखा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय पोस्टेड अब्रॉड विल बी रेजिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज फिजिकल स्टेट। फिर हमने रूल टू काउंट डेज पढ़ लिया। पार्ट ऑफ द डे दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान विल बी काउंटेड एज अ होल डे, इंक्लूडिंग डे ऑफ अराइवल, डे ऑफ डिपार्चर, डे ऑफ लीव, पब्लिक हॉलीडे, डे स्पेंट ऑन अकाउंट ऑफ एनी एक्टिविटी इन पाकिस्तान, या अगर कोई डिले हो गया है ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्राइक, लॉकआउट और डिले इन रिसीट ऑफ सप्लाई। सारे डेज काउंट होंगे। कौन सा डे काउंटिंग में नहीं आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। द डे सोली स्पेंट फॉर द रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट, वो डे काउंटिंग में नहीं आएगा। उसके ऊपर काफ़ी बातें हमने की। फिर एक छोटी सी हमने एग्जाम्पल भी देखी, और भी एग्जाम्पल्स देख लेंगे। लेकिन जितनी भी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे उन सब का ताल्लुक होगा आपके डेज की काउंटिंग के साथ, जो आप अपनी फिंगर्स पर कर रहे होंगे आमतौर पर। ठीक हो गई बात? तो वो और एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे, इसी तरह की और एग्जाम्पल्स भी होंगी। लेकिन अभी हम आगे चलते हैं और इसके और एंड में एक दो एग्जाम्पल्स हम और भी देखेंगे। अच्छा भाई, अगला डिस्कशन हमारा है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। अच्छा भाई, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। अच्छा, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी के लिए एक चीज हमको देखनी होगी, डेफिनेशन ऑफ कंपनी। कंपनी की डेफिनेशन क्या है? कंपनी की डेफिनेशन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक खुसूसी डेफिनेशन है, ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो कंपनी का वर्ड कहाँ से आ रहा है? कंपनीज एक्ट से आ रहा है, जो कि पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस होता था, अब कंपनीज एक्ट कहलाता है। पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 था, अब कहलाता है कंपनीज एक्ट 2017। तो कंपनी का जो वर्ड है बेसिकली, उसका अगर हमें मीनिंग देखना है कि कंपनी का मतलब क्या होता है, तो हमें वैसे तो कंपनीज एक्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन जब हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में आते हैं तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कंपनी की अपनी एक अलग डेफिनेशन है, जो कि स्टार्ट होती है, देखो कैसे। कंपनी मीन्स जब कह दिया जाता है तो हमें पता है कि अब कंपनी का मतलब वो लिया जाएगा जो किधर है, सिर्फ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ। अगर इंक्लूड्स लिखा जाता, ठीक है, तो हम कहते हैं कि आम मतलब भी है, ये वाला भी है। अच्छा, इसके अंदर वो कंपनीज एक्ट को इंक्लूड कर लेगा। वैसे भी मकसद क्या है? मकसद ये है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कंपनी की डेफिनेशन का जो स्कोप है वो ब्रॉड कर दिया है, वसी कर दिया है।
इसमें बहुत सारी चीजों को ऐड कर दिया है। इसका मतलब कि बहुत सारी चीजें जो उर्फ आम में, आम डिस्कशन में, आम एप्लीकेशन ऑफ लॉ में शायद कंपनी ना हो, लेकिन टैक्स पर्सपेक्टिव के लिए उन्हें क्या कह दिया गया? कंपनी कह दिया गया। ऐसा क्यों कह दिया गया सर? ऐसा दो वजह से कह दिया गया, दो में से कोई भी वजह हो सकती है। एक वजह कि हमें उस पर टैक्स का रेट वही लगाना है जो कंपनी का रेट है, जो कि 29% है। इसका मतलब अब कंपनी की डेफिनेशन में जो भी आएगा उस पर भी टैक्स रेट क्या लगेगा? 29% लगेगा। दूसरी बात, किसी भी एंटिटी को कंपनी की डेफिनेशन में इंक्लूड करने की दूसरी वजह ये हो सकती है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जगह जगह कंपनी के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां लगाई गई हैं। जैसे कि हम कंपनी पर जिम्मेदारी लगाएंगे कि वो टैक्स की विदहोल्डिंग करे, जब भी किसी को पेमेंट कर रही है उसमें से टैक्स क्या कर ले? विदहोल्ड कर ले। एक जिम्मेदारी लगा दी गई है। तो अब इसका मतलब ये है कि कंपनी की डेफिनेशन में जो भी एंटिटी आ रही है वो टैक्स के पर्सपेक्टिव से क्या है? कंपनी है, और उस पर वही जिम्मेदारी सारी अप्लाई होंगी जो हमने कह दिया कंपनी पर अप्लाई होंगी। तो अब चूंकि वो भी कंपनी है, मिसाल के तौर पर हम देखेंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो एक क्या होता है? फलाई इदारा होता है ना, एनजीओ जिसको आप कहते हो आम जुबान में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो हम ये देखेंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी किसकी डेफिनेशन में आ जाएगी? कंपनी की डेफिनेशन में आ जाएगी। इसका मतलब कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर भी विदहोल्डिंग के रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। और जहां जहां कंपनी, जहां जहां इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कंपनी के ऊपर ये जिम्मेदारी लगाएगा कि तुमने इसको पेमेंट करते हुए विदहोल्डिंग करनी है, इसको पेमेंट करते हुए विदहोल्डिंग करनी है, तो वो जिम्मेदारी ऑटोमेटिकली किस पर भी लग गई? एनजीओ पर भी लग गई, एनपीओ पर भी लग गई। अब अगर एनपीओ किसी को पेमेंट कर रही है, एनपीओ किसी को पेमेंट करती है क्या? कभी एनपीओ किसी को पेमेंट करते हुए देखा है? किसको पेमेंट करेगी एनपीओ? एनपीओ को तो पैसे रिसीव होते हैं, पेमेंट थोड़ी करती है एनपीओ। एनपीओ पेमेंट कब करती है भाई? हाँ सर, खाना बनाने के लिए, चावल लेने के लिए चावल वाले को पेमेंट भी तो करना पड़ेगी। क्या ख्याल है? ऐसा है या नहीं है? और इसके अलावा जो भी चीज़ें, जो भी पेमेंट्स हो रही हैं, अगर कोई एनजीओ कोई बिल्डिंग बना रही है तो वो वायर खरीदने के लिए वायर वाले को पेमेंट करेगी, सीमेंट खरीदने के लिए सीमेंट वाले को पेमेंट करेगी, शतरमुर्ग खरीदने के लिए शतरमुर्ग वाले को पेमेंट। वैसे तो आमतौर पर शतरमुर्ग को कोई सेठ डोनेट कर देगा 30, 40, 50 लाख रुपए का, लेकिन अगर ना किया तो फिर खरीदना पड़ेगा भाई। क्या ख्याल है? खरीदना पड़ेगा, क्योंकि शतरमुर्ग खाए बगैर तो फिर मसला हो जाएगा, रोज़ा सही नहीं होता उसके बगैर, भूख ज़्यादा लगती है फिर। शब पता नहीं कैसा टेस्ट होता होगा, मैंने आज तक नहीं खाया। किसने खाया है आप में से? किसने खाया शतरमुर्ग? किसने खाया है? कोई है जिसने खाया है? शब तो ऐसी फजूल के अंदर शतरमुर्ग को इतना आसमान पे चढ़ा दिया ना, शतरमुर्ग खिला दिया। अरे भाई वैसे कोई खाना पसंद नहीं कर रहा, आपने उसको इतना आसमान पे चढ़ा दिया। खैर चलो, कंपनी की डेफिनेशन को देखते हैं, क्विकली देखते हैं। कंपनी की डेफिनेशन का काम बहुत ज्यादा नहीं है हमें, कंपनी की डेफिनेशन का काम हमें बहुत ज्यादा नहीं आएगा बहुत ज्यादा, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा। और अगर एग्जाम में 2 मार्क्स की 3 मार्क्स की डेफिनेशन आ जाती है तो आपको लिखना भी पड़ेगी, ठीक है। वैसे तो इसको समझाने में काफी टाइम लग जाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको क्विकली डिस्कस कर लें, क्योंकि आपको भर तौर ये याद करनी है, ठीक है। जिन बच्चों ने इसको वीडियो में कवर कर लिया है उन्होंने तो देख ही लिया है, लेकिन हम इसको यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं अभी। कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट 2017। इसका मतलब कि कंपनीज एक्ट के तहत जो कंपनी है वो यहाँ पर भी कंपनी है। और हमें पता है कंपनी किसको बोलते हैं। कंपनी कहते हैं एक ऐसे लीगल स्ट्रक्चर को जिसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स आमतौर पर होते हैं, ठीक है। बहुत सारे भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है बहुत सारे हो। प्राइवेट कंपनी उसको बोलते हैं जिसमें 2-3 शेयर होल्डर भी हो गए तो भी प्राइवेट कंपनी बन जाती है भाई। घर के मेंबर्स हो गए, अब्बू के पास एक शेयर है, एक बेटे के पास, एक दूसरे बेटे के पास है, 3 के पास शेयर्स हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाती है ये, ठीक है। तो जरूरी नहीं है बहुत सारे शेयर होल्डर्स हों, हाँ, लेकिन आमतौर पर कंपनी का स्ट्रक्चर बनाया इसलिए जाता है ताकि उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स अपने कैपिटल को कंट्रीब्यूट करके एक बिजनेस वेंचर को शुरू कर सकें। अगर मिसाल के तौर पर एक कोई भी बिजनेस वेंचर शुरू करने के लिए 1 करोड़ रुपया दरकार है, तो हमने कहा अब हम बहुत सारे लोगों से, किसी से 100, किसी से 200, किसी से 1000, किसी से 10,000, किसी से 50,000, जिससे जितने पैसे लेंगे उसके हिसाब से उसको उतने शेयर्स देते चले जाएंगे, उसके हिसाब से उसको उतना ओनरशिप स्ट्रक्चर हम देते चले जाएंगे। अच्छा भाई, कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के तहत जो कंपनी है वो तो कंपनी है ही है। अगली बात,
बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, इसके अलावा पाकिस्तान में किसी और लॉ से कोई कंपनी वजूद में आ गई, बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी को कहते हैं। इसके अलावा किसी और लॉ से, किसी और लॉ के तहत कोई बॉडी कॉर्पोरेट वजूद में आ गई तो वो भी क्या है, कंपनी है। जैसे कि पाकिस्तान एयरलाइन PIA ऑर्डिनेंस से वजूद में आई थी, PNSC पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन PNSC ऑर्डिनेंस से वजूद में आई थी। उसके ऊपर अब कंपनीज एक्ट भी लागू होता है, लेकिन जो वजूद में आई थी उसके लिए एक नया ऑर्डिनेंस, एक नया लॉ आया था और वो कंपनी बन गई थी। ठीक है, इसी तरह और लॉज भी हैं पाकिस्तान में, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस, तो बैंक्स जो बनते हैं वो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत बनते हैं। इसी तरह से इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस, इंश्योरेंस कंपनीज जो बनती हैं वो इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस के तहत बनती हैं। ठीक है, मुदारबा, मुदारबा भी एक तरह की एंटिटी होती है, उसको कंपनी नहीं कहते, आम जुबान में उसको कंपनी नहीं कहते, उसको क्या बोलते हैं, मुदारबा कहते हैं। होती कंपनी की तरह ही है, दिखने में कंपनी की तरह ही लगती है। ठीक है, क्या बेटा डिफरेंस क्या होता है बता रहा हूं मैं, दिखने में कंपनी की तरह ही लगती है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि ये इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस को कैरी आउट करने के लिए एक नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। क्या है, एक तो हो गया इस्लामिक बैंक, जैसे मीज़ान बैंक, बैंक इस्लामी, वो तो इस्लामिक बैंकिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, बैंकिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं। लेकिन मुदारबा इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जरूरी नहीं है कि सिर्फ बैंकिंग एक्टिविटीज ही करे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत सारी नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज भी करता है। नॉन बैंकिंग का मतलब क्या है, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग, बैंकिंग का मतलब ये है कि डिपॉजिट्स लेना लोन देना, डिपॉजिट्स लेना लोन देना, डिपॉजिट्स लेना लोन देना, ये हो गई बैंकिंग एक्टिविटी। मुदारबा क्या करता है, मुदारबा नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। ये आप मुदारबा के पास जाके पैसे डिपॉजिट ऐसे नहीं करा सकते बैंक अकाउंट की तरह, लेकिन मुदारबा काफी सारी एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी करता है। जैसे गाड़ी देगा इजारा पे, दे देगा, आम इस्लामिक बैंक भी गाड़ी इजारा पे देता है, ये भी दे देगा। ये भी मुशारका के ऊपर फाइनेंसिंग कर देगा, आम इस्लामिक बैंक भी मुशारका के ऊपर फाइनेंसिंग कर देगा। ठीक है, अभी मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा कि मुशारका क्या होता है, इजारा क्या होता है, डिमिनिशिंग मुशारका क्या होता है, ये मैं नहीं जा रहा डिटेल में। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही, यानी कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले काम कर रहा है, लेकिन वो बैंक नहीं है। जैसे लीजिंग है, अब बैंक भी लीजिंग करता है, लेकिन एक लीजिंग कंपनी भी लीजिंग करती है। लीजिंग कंपनी जो लीजिंग करती है, लीजिंग कंपनी सिर्फ लीजिंग करती है, वो डिपॉजिट्स ऑरिक्स लीजिंग है। अब ऑरिक्स लीजिंग के पास आप जाओ, बोलो मुझे बैंक अकाउंट खुलवाना है, खोल देगा वो? नहीं। लेकिन आप बैंक के पास जाओ, बोलो मुझे गाड़ी लीज करानी है, क्या वो कर देगा? वो कर देगा। बात समझ आ रही है? तो ऑरिक्स लीजिंग क्या कहलाएगा? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसी तरह मुदारबा भी क्या कहलाएगा? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेकिन मुदारबा में, अब मुदारबा भी लीजिंग कर रहा है, ऑरिक्स लीजिंग भी लीजिंग कर रहा है, दोनों है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फर्क क्या है? फर्क यह है कि मुदारबा है नॉन बैंकिंग इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इस्लामिक मोड में करता है। अब वो इस्लामिक मोड क्या होता है, कैसे होता है, वो अभी का डिस्कशन हमारा नहीं है। वो मौका मिलेगा, आता है, एक दिन आता है, एक वक्त आता है जिस दिन मुझे शौक चढ़ता है, तो मैं बताता हूँ कि क्या होता है ये। वो आएगा, आगे डिस्कशन आएगा, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ा सा फ्लेवर दूंगा, ज्यादा नहीं। ठीक हो गई बात? अभी इतना समझ लेना काफी है कि ये भी कंपनी की तरह एक कंपनी होती है, स्ट्रक्चर की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसमें शेयर्स नहीं होते, इसमें हम कहते हैं सर्टिफिकेट्स। इसमें सर्टिफिकेट होल्डर्स होते हैं, तो वो जिस तरह से शेयर्स होते हैं उसी तरह से सर्टिफिकेट्स होते हैं। नाम बदल दिया, अब कोई कह सकता है सर नाम बदल दिया, क्या काम भी बदला है? अभी आपका इतना लेवल बड़ा नहीं हुआ कि आप इसके ऊपर इतनी डिटेल में बातें करें, आगे बढ़ लेंगे बातें। क्या ख्याल है? सीए फाइनल में आएगा मुदारबा ऑर्डिनेंस, तो उसके अंदर अपने टीचर से जरा तबीयत से सवालात कीजिएगा। आगे चलते हैं। A body incorporated by or under the law of a country outside Pakistan relating to incorporation of companies। तो हमने 1 2 3 पढ़ लिया, 1 हमने, 2 3 3 डिस्कस कर लिए हमने, हम 4 डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? बेसिकली फॉरेन कंपनी, ये पॉइंट कह रहा है कि फॉरेन कंपनी भी क्या है? कंपनी। फॉरेन कंपनी भी हमारी डेफिनेशन के हिसाब से क्या है? कंपनी। इसमें कोई रॉकेट साइंस बात नहीं है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब बॉडी इनकॉर्पोरेटेड, ऐसी बॉडी जो इनकॉर्पोरेट हो जाए, यानी कि एक एंटिटी जो इनकॉर्पोरेट हो जाए, इनकॉर्पोरेट मतलब पैदा हो जाए, बन जाए, वजूद में आ जाए, अंडर द लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान। किस लॉ के तहत? उस लॉ के तहत जो पाकिस्तान का लॉ नहीं है, किसी और कंट्री का लॉ है।
सर वो लॉ किससे रिलेटेड है? रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ, जो कंपनी के पैदा होने वाला लॉ है। यानी कि जैसे यहां पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट है, इसी तरह यूके इस कंपनीज एक्ट है यूके के अंदर। तो यूके कंपनीज एक्ट के तहत यूके में एक कंपनी पैदा हो गई, तो क्या हम उसको भी कंपनी बोलेंगे? कंपनी बोलेंगे। और क्या बोलेंगे सर? इसकी आसान मिसाल मैंने यूं दी थी, आपने सुना होगा वीडियो के अंदर। तो मिसाल के तौर पर अगर टीवी के अंदर आप यूके या यूएसए के अंदर कोई कुत्तों की रेस देख रहे हैं, उसमें डॉग को आपने देखा, तो आप उसको भी डॉग ही बोलोगे ना, ये कुछ और बोलोगे? नहीं सर, वो तो यूएसए के अंदर का कुत्ता है ना, उसको डॉग थोड़ी बोलेंगे। तो क्या बोलोगे भाई उसको? सर उसके राइट्स इंसान से ज्यादा हैं, तो उसको कुछ और नाम देना चाहिए हमें। खैर, लेकिन कहने का मकसद ये है कि हम उसको भी क्या ही बोलेंगे? कुत्ता ही बोलेंगे, डॉग ही बोलेंगे। क्या ख्याल है? तो इसी तरह बाहर की कोई कंपनी अगर कंपनी लॉ के तहत, उस कंट्री के कंपनी लॉ के तहत पैदा हुई है, तो हम उसको भी क्या ही बोलेंगे? कंपनी। मैं अभी ये थोड़ी कह रहा हूं कि उसके ऊपर आप टैक्स लगा रहे हो, अभी ये बात ही नहीं हो रही। अभी तो हम कह रहे हैं क्या कंपनी है और क्या कंपनी नहीं है। तो हमने कहा फॉरेन कंपनी भी कंपनी है भाई, इसमें मुश्किल बात क्या है? बहुत अच्छी बात है। लॉ जो बोलेगा कंपनी है, हमें मानना पड़ेगा कंपनी है, बस बात खत्म हो गई। पांचवा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी और एनी अदर सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी और एनी अदर सोसाइटी। अब ऐसी सोसाइटीज होती हैं जो किसी भी ऑब्जेक्टिव के प्रोमोशन के लिए ग्रुप ऑफ पीपल एक एसोसिएशन क्रिएट कर लेते हैं, और वो उस ऑब्जेक्टिव को प्रोमोट करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को फ्लरिश करने के लिए काम करते होते हैं। जैसे किसी ने कोई फाइनेंस सोसाइटी बना दी, सीए फाइनेंस क्लब बना दिया, सीए फाइनेंस क्लब को रजिस्टर करा दिया। उसका मकसद क्या है? जो नौजवान है उनको सीए से मुताल्लिक रहनुमाई देना और उनको ये गाइड करना कि अपनी जिंदगी बचाओ और सीए में एडमिशन ना लो। ये मशवरा देने के लिए हम हर बंदे से 500 रुपये चार्ज करते हैं, और 500 रुपये चार्ज करते हैं, और सर इसकी वजह से हमने काफी सारे पैसे कमा लिए हैं, क्या उस पर टैक्स लगेगा? हमने कहा भाई तुमने सोसाइटी रजिस्टर कराई थी? हाँ सर, सोसाइटीज एक्ट के तहत मैंने सोसाइटी रजिस्टर कराई थी। तो भैया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत अगर कोई सोसाइटी तुमने रजिस्टर कराई है तो वो भी क्या है? कंपनी है। तुम पे तो टैक्स लगेगा भाई 29% का। बात समझ आ रही? इसी तरह बहुत सी सोसाइटीज होती हैं, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर पीसीएचएस सोसाइटी होती है, पाकिस्तान एम्प्लॉय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी। अब उनका मकसद क्या होता है कि वहाँ के रेजिडेंट्स को हेल्प करना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई गाइडेंस देना, एरिया से रिलेटेड कोई गाइडेंस देना, ठीक है। वही बात, ऐसी एसोसिएशन को कि देखने में वो कंपनी तो नहीं लग रही है, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से वो क्या है? अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने आपको पहले बता दिया, अ एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बाय स्ट्रक्चर कंपनी तो नहीं होती। बात समझ आ रही? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, ट्रस्ट की फॉर्म में होता है आमतौर पर, और वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती तो कंपनी नहीं है, लेकिन कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर होती है। उसको कंपनीज एक्ट के अंदर उसका एक स्पेसिफिक सेक्शन है, उस कंपनीज एक्ट के तहत ये एनपीओ रजिस्टर होती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से ही रजिस्टर होती है, इसको सर्टिफिकेट इशू होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। अच्छा भाई, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का तो सर मतलब ये है कि वो प्रॉफिट अर्न नहीं करेगी, नाम से ही जाहिर है। तो उसके ऊपर क्या टैक्स लगेगा? आप तो कह रहे हो 29% का टैक्स लगेगा। हमने कहा कि इस डेफिनेशन में जिसको भी हमने डाल दिया, पहली बात क्या है, उस पर सारे लॉज कंपनी वाले लागू होंगे। इसका मतलब पहले स्टेप में हमने बोला कि इसके ऊपर तो 29% का टैक्स लगेगा। ऐसा होता है कि केएनएस ने बोला भाई इस सब्जेक्ट की फीस है 25,000 रुपये, ठीक। बोला यार क्या मैं 25,000 रुपये दूंगा? नहीं भाई, मैं तो 25,000 रुपये तो फीस है। सबसे पहले केएनएस ने पोस्ट लगा दी 25,000 रुपये फीस है। अच्छा, लेकिन मेरी तो इंटर के अंदर सेकंड पोजीशन आई है, मुझे तो 50% डिस्काउंट यहीं मिल जाएगा। अच्छा भाई, फिर मैं हाफिज भी हूँ, 25% डिस्काउंट और मिल जाएगा। अच्छा भाई, और सर मेरा ताल्लुक भी है, मेरे अब्बा का ताल्लुक है, और सर साजिद कुछ जानते हैं एक रेफरेंस से, 25% और डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, इसका मतलब आपको फीस ही नहीं देनी फिर? इसका मतलब तो फर्स्ट स्टेप में तो हमने क्या बोला, फीस कितनी है? 25,000। उसके बाद आप फीस दे कुछ नहीं रहे हो। बात आ गई समझ में? तो कहने का मकसद ये है कि यहां पर तो आपने कह दिया कंपनी है, लेकिन आगे कोई और सेक्शन आएगा, कोई और प्रोविजन आएगा जो कह देगा कि एनपीओ के ऊपर टैक्स नहीं लगता, या जो टैक्स लगता है उसका क्या मिल जाएगा? उसको क्रेडिट मिल जाएगा। क्या बात आपको समझ आ रही है? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर एनपीओ पे भी टैक्स लग जाएगा, एनपीओ की भी इनकम है।
टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आ गई, जैसे कि एधी आ गया, छीपा है, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट है, ठीक है, इस तरह अल खिदमत है, और बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारी एनपीओज हैं, ठीक है, LRBT है, वगैरह वगैरह। अच्छा भाई, पॉइंट नंबर 7, अ ट्रस्ट an entity or a body of person established or constituted by or under any law for the time being in force। तो मैंने आपको बताया था एनपीओ भी आमतौर पर ट्रस्ट के स्ट्रक्चर में भी बनती है। एनपीओ एओपी के स्ट्रक्चर में ही बन सकती है, ट्रस्ट के स्ट्रक्चर में ही बन सकती है, लेकिन एनपीओ रजिस्टर होती है कंपनीज एक्ट के तहत। अच्छा, ट्रस्ट होता क्या है? ट्रस्ट भी एक तरह का स्ट्रक्चर है, एक तरह का लीगल स्ट्रक्चर है, एक तरह का लीगल स्ट्रक्चर है। क्या है? लीगल स्ट्रक्चर है। ट्रस्ट क्या होती है सर? ट्रस्ट भी एक एंटिटी होती है। ट्रस्ट भी क्या होती है? एक एंटिटी होती है। अब बेसिकली ये जो ट्रस्ट का स्ट्रक्चर होता है, इस ट्रस्ट के अंदर एक ट्रस्टी होता है। क्या होता है? एक होता है बेनिफिशियरी, क्या होता है? ट्रस्टी होता है, बेनिफिशियरी होता है। मैंने आपको बताया था आमतौर पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी ट्रस्ट का प्रिंसिपल चलता है। ट्रस्ट बना दिया जाता है, ट्रस्ट बना दिया जाता है, एक एंटिटी बना दी जाती है। तो हम डोनर को बोलते हैं कि आप इस ट्रस्ट के अंदर पैसे डिपॉजिट करो, आप इसके अंदर डोनेशन दो। ये ट्रस्टी हैं, ये इस डोनेशन की हिफाजत करेंगे, ये इसको इधर उधर इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इनका पर्पस ये है कि वो इस ट्रस्ट की हिफाजत करेंगे, और ये जो पैसा आपने दिया है ये इस ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव्स के तहत इस्तेमाल होगा। अच्छा, इसके बेनिफिशियरीज कौन है? इसके बेनिफिशियरीज हैं नीडी पीपल, नीडी पुअर पीपल। तो ये जो पैसा है ये गरीब गुरबा पे खर्च होगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो एनपीओ भी ट्रस्ट के तहत बनती है, लेकिन ये ट्रस्ट का स्ट्रक्चर सिर्फ एनपीओ के लिए नहीं होता, और भी कंपनीज इसमें बनती होती हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा, नाम सुना होगा आपने, म्यूचुअल फंड भी बनता है, और उसके अंदर भी क्या बनता है? एक ट्रस्ट बनता है। इसी तरह आपने नाम सुना होगा प्रोविडेंट फंड के अंदर भी क्या बनता है? एक ट्रस्ट बनता है। प्रोविडेंट फंड को हम पढ़ेंगे सैलरी के अंदर। मैं प्रोविडेंट फंड की मिसाल देता हूं आपको। प्रोविडेंट फंड में होता क्या है? एक ट्रस्ट बनता है, उसमें कंपनी होती है, कंपनी प्रिंसिपल है, कंपनी ने इस ट्रस्ट के अंदर पैसे डाले। कंपनी ने मिसाल के तौर पर प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन डाला। आपने सुना होगा जब एम्प्लॉय छोड़ के जाता है उसको प्रोविडेंट फंड का बहुत सारा पैसा मिलता है। कंपनी ने प्रोविडेंट फंड का पैसा ट्रस्ट में डाला, और ये ट्रस्ट बना किसके लिए है? एम्प्लॉयज के लिए। जब एम्प्लॉय छोड़कर जाएंगे तो वो इस ट्रस्ट से ये पैसे लेकर जाएंगे। लेकिन सर, कंपनी इस ट्रस्ट में पैसे डाल रही है और ये पैसे एम्प्लॉय तक पहुंचाने हैं। हमें शक है कि कंपनी जो पैसे डाल रही है इस ट्रस्ट के अंदर, कल को कंपनी को जरूरत पड़ी, कंपनी ने निकाल लिए। कल को कंपनी का एम्प्लॉय से फटा हुआ, कंपनी ने बोला मैं तो नहीं दे रहा उसको प्रोविडेंट फंड, जाओ दफा हो जाओ। हमने कहा इस एम्प्लॉय की क्या सिक्योरिटी है? तो हमने कहा फिर इसके लिए हमने एक ट्रस्ट बना दिया। उस ट्रस्ट के अंदर होगा ये कि ये पैसा उस ट्रस्ट में जाएगा। ट्रस्ट, नाम ही ट्रस्ट, भरोसा। इस ट्रस्ट की रखवाली करेंगे ट्रस्टीज। ये जिम्मेदार बाबे होंगे, सीनियर लोग होंगे, ये इस ट्रस्ट की रखवाली करेंगे। लेकिन मैंने आपको शायद पता नहीं किसी वीडियो में मैंने कहा भी होगा, ये ऐसा ही है कि दूध की रखवाली बिल्ली कर रही है। ये सारे ट्रस्टी इस कंपनी के एम्प्लॉय होंगे, सारे ट्रस्टीज का कोई सीएफओ होगा, कोई कौन सा डायरेक्टर होगा, कोई कौन सा डायरेक्टर होगा। ये बात समझ आ रही है? तो देखा जाए तो वो कंपनी चला रही होती है डुगडुगी के तहत, लेकिन बाहर तौर ये एक लीगल स्ट्रक्चर है। और इस ट्रस्ट के अंदर, अब जैसे कि एनजीओज में भी होता है, बहुत सारी एनजीओज में भी होता है, इसका ट्रस्टी कौन होता है? मैं मिसाल, अब मैं किसी एनजीओ का नाम नहीं लूंगा भाई, ये सब वीडियो रिकॉर्ड होती है, पता है ना। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ मिसाल के तौर पर मैंने, अल्लाह ना करे, मैंने कोई ऐसा एक ट्रस्ट बनाया, ठीक है, एक मैंने ट्रस्ट बना दिया। अच्छा, अब ये ट्रस्ट बना दिया,
अच्छा, ये जो ट्रस्ट्स होते हैं ना, ये ब्लैक मनी को वाइट करने का भी एक जरिया होता है। ये ब्लैक मनी को वाइट करने का भी एक जरिया होते हैं। कैसे? ये ट्रस्ट बना दिया मैंने ही, अपना एक ट्रस्ट बना लिया, रजिस्टर करा लिया। अच्छा, अब जो ट्रस्ट के पास पैसे आते हैं, ट्रस्ट से कोई सवाल नहीं होता आपके पास पैसे कहाँ से आए, जितना चाहे कैश आ जाए, जो चाहे कैश दे दे। अब मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल दे दूं, मैंने ब्लैक मनी अर्न किया हुआ है अपना 2 करोड़ 3 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, ऐसा है नहीं। दुआ करो अल्लाह पाक दे दे इतना भाई, आप लोगों की दुआओं से मिल भी जाएगा, कोई मसला नहीं है, अल्लाह के खजानों में कमी नहीं किसी चीज़ की। तो अब मिसाल के तौर पर 10 करोड़ पड़े हैं, अब वो 10 करोड़ इस्तेमाल नहीं हो पा रहे, क्यों? ब्लैक मनी है, कैश की फॉर्म में, बैंक में नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, घर नहीं खरीद सक रहा मैं। तो मैंने कहा यार एक ट्रस्ट बनाते हैं। अब उस ट्रस्ट के अंदर क्या किया, डोनेशन आ गया। किसने दिया, क्या दिया, कोई पूछने वाला थोड़ी है। ट्रस्ट के पास वो पैसे आ गए। अब ट्रस्ट की मर्जी है कि वो उस पैसे को इस्तेमाल करे, किसके लिए? लोगों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करे। इसलिए उस ट्रस्ट ने ये फैसला किया कि डिफेंस के अंदर एक अच्छा सा बड़ा सा घर लिया जाएगा, उसके अंदर गरीब रहेंगे भाई, गरीब रहेंगे उसके अंदर। यार तुम लोग शक करते हो ना, एक तो मसला ये है, तुम लोग पाकिस्तानी आवाम के साथ मसला ये है, शक करते हैं। अब ईमानी जज्बे के तहत कोई शुतुरमुर्ग खिलाए, आप लोग शक करते हैं उसके ऊपर, ये कैसे खिला दिया किसी ने। अच्छा, यकीन करो, फिर एक के बाद एक बंदा, और ऐसे वीडियो, ऐसी प्रमोशन चल रही है, सोच है आपकी। मतलब मैंने बोला यार वाकई में इसको तो एक कमर्शियल एक्टिविटी बना लिया। वो निहारी वाला कौन है? जावेद निहारी वाला निहारी दे रहा है, और उसकी प्रॉपर तबीयत से वीडियो बन रही है। जावेद निहारी अपनी तबीयत से प्रमोशन कर रहा है। अच्छा, फिर निहारी डालते हुए दिखाई जा रही है ना, ये इसके अंदर देखिए मगज डला, ये गोश्त, ये नली, ये देखो तुमने ये तरी नहीं डाली, तरी भी डालो प्रॉपर। अच्छा, पूरी इसकी वीडियो बन रही है कि जावेद निहारी ने। भाई आप दे दो, ऐसी दे दो भाई, अल्लाह की रजा के लिए भी कुछ चीज होती है। अच्छा, मकसद उसके पीछे नियतों के, दिलों के हाल अल्लाह जानता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इतना दिखा के, इतना तबीयत से कि भाई ठीक है, अब जो भी दे रहा है उसको तो मुफ्त में इतनी प्रमोशन मिल गई ना, उसका तो मकसद क्या है कि भाई पता लग जाए कि जावेद निहारी भी वो चीज़ होती है जिसको नहीं भी बताओ। उसी तरह फिर गौसिया नली बिरयानी वाला आ गया देखा था आपने, तो देखा, गौसिया नली बिरयानी वाला आ गया। अब वो नली डाल रहा है बिरयानी के अंदर, वो पूरी वीडियो बन रही है प्रॉपर। अरे भाई हमें नहीं पता क्या नली बिरयानी कैसे बनती है, उसमें नली भी डलती है। फिर जर्दे की देख दे रहा है वो, जर्दे देखो इसके अंदर कितने सारे गुलाब जामुन है। अरे भाई हमें पता है जर्दे में डलते हैं गुलाब जामुन, क्यों बता रहे हो आप यार इतना डिटेल के अंदर। तो एक जरा मार्केटिंग और प्रमोशन वाली एक्टिविटी भी जरा साथ साथ चल रही थी, एक तीर से दो शिकार चल रहे। खैर, तो कहने का मकसद क्या? कहने का मकसद ये कि पैसे पड़े हुए, अब वो पैसे इधर डाले, पैसे को इधर डाले, अब पैसे इधर डाले। अब इस ट्रस्ट ने डिफेंस के अंदर एक ऑफिस ले लिया। भाई वो डिफेंस के अंदर ऑफिस इसलिए लिया है ताकि अच्छे से एनजीओ हम चला सकें, आपको पता नहीं है। और नीचे हमने उसके लिए एक ऑफिस का कमरा डेजिग्नेट भी किया हुआ है, वो अलग बात है, बाकी प्रीमिसेस पे मेरा पूरा घर रह रहा है। अब लेकिन कोई पूछ नहीं सकता कि इस घर में मुनीर साहब क्यों रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुनीर साहब ने पहले पैसे डाले एनजीओ के अंदर। एनजीओ का ऑब्जेक्टिव है गरीबों की खिदमत करना। गरीबों की खिदमत करने के लिए डिफेंस के अंदर एक घर ले लिया हमने, उसके अंदर ऑफिस बना लिया है, छोटा सा बाहर एक छोटा सा रूम बना लिया ऑफिस एनजीओ का, ठीक है, जिसमें गार्ड रहता है आमतौर पे। और बाकी पूरे घर में कौन रह रहे हैं? मुनीर साहब रह रहे हैं तसल्ली से। उनसे कोई पूछ सकता है ये मुनीर साहब के पास पैसे कहाँ से आए? भाई ये मेरे पैसे थोड़ी हैं, ये तो ट्रस्ट के पैसे हैं। जो एनजीओ को डोनेट कर रहा होगा, एनजीओ को जो डोनेट कर रहा होगा वो तो अपनी ब्लैक मनी डोनेट कर रहा है, वो तो किसी रिकॉर्ड पे ही नहीं है। नहीं, डोनेट करते हुए कौन आ रहा है देखने के लिए? ट्रस्ट के पास पैसा आ रहा है। ट्रस्ट से कोई सवाल नहीं करेगा कि आपके पास कहां से पैसा आया। जब ट्रस्ट से कोई सवाल नहीं करेगा कि आपके पास कहां से पैसा आया, तो हम उस बंदे की गिरबान तक कैसे पहुंचेंगे जिसने पैसा डाला है? नहीं, ठीक है। हाँ, मैं यही तो आपको कह रहा हूँ, मस्जिद भी ट्रस्ट होती है। क्यों? क्योंकि मस्जिद के अंदर भी जो डोनेशन वगैरह आ रहे होते हैं, कैश में डाल रहे होते हैं, लाखों रुपए कैश दे रहे होते हैं। अब मस्जिद के भी ट्रस्ट से कोई पूछेगा नहीं, सवाल नहीं होगा कि ये पैसा कहाँ से आया। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मिस यूज करने वाले इस स्ट्रक्चर को मिस यूज भी बहुत करते हैं। बहुत सारे फ्रॉड्स एनजीओ और एनपीओ के स्टेटस और ट्रस्ट से हुए हैं पास्ट में। बात समझ आ रही है? क्या मस्जिद कंपनी बन जाएगी लॉ के हिसाब से? लॉ के हिसाब से वो जो ट्रस्ट है, वो जो ट्रस्ट जो उस मस्जिद को ओन करता है,
मस्जिद को ओन कौन करता होगा? ट्रस्ट ओन करता होगा। और मस्जिद का ओनर कौन होगा? ये ट्रस्ट होगा। ये ट्रस्ट कंपनी। लेकिन ये कंपनी क्या टैक्स देगी? हमने कहा नहीं, टैक्स नहीं लगेगा इसके ऊपर। अच्छा खैर, एन एंटिटी और अ बॉडी, अच्छा अगला देखो जरा, अ ट्रस्ट एन एंटिटी और बॉडी ऑफ अ पर्सन एस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है। पॉइंट नंबर 7 देखो, foreign association whether incorporated or not which the board has by general or special order declared to be a company for the purpose of this ordinance। ऐसा हो सकता है। 6 हुआ, 7 हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं 8। ये क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है ऐसा हो सकता है। अभी इसको भी बहुत ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद हो जाए ये डेफिनेशन, इसलिए मैं छोटी छोटी एग्जांपल्स दे रहा हूं ताकि आपको ये डेफिनेशन आसानी से याद हो जाए। कहा यह जा रहा है कि ऐसी बहुत सी फॉरेन एसोसिएशंस होती हैं। क्या होती हैं? फॉरेन एसोसिएशंस होती हैं। मिसाल के तौर पर ये फॉरेन कंपनी ए है और ये फॉरेन कंपनी बी है। फॉरेन कंट्री के अंदर तो ये दोनों क्या हैं? कंपनी है। अब इन दोनों फॉरेन कंपनी ने सोचा कि पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करते हैं, लेबर सस्ती मिलती है, माल सस्ता बनेगा, तो पाकिस्तान के अंदर हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, पाकिस्तान में हम बिजनेस करते हैं। अब ये दोनों फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान में आई बिजनेस करने के लिए, इन्होंने सोचा कंपनी बनाते हैं। इन्होंने सोचा क्या बनाते हैं? कंपनी बनाते हैं। इन्होंने एक टैक्स एडवाइजर हायर कर लिया, आप जैसा होनहार टैक्स एडवाइजर हायर कर लिया उन्होंने बोला हम कंपनी बनाना चाहते हैं, आप हमारी कंपनी बना दो, हमें बिजनेस करना है। आपने बोला आप बेवकूफ़ हैं, यहाँ कंपनी बना रहे हैं, कंपनी बनाएंगे तो 29% का टैक्स लगेगा, आप छोड़े कंपनी को, आप दोनों मिलके एक एओपी बना लें। अब दोनों मिलके क्या बना लें? एओपी पर कम टैक्स लगता है। तो टैक्स बचाने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने कंपनी नहीं बनाई, इन्होंने कंपनी की जगह क्या बना दी? एओपी बना दी, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए। हालांकि ये खुद भी एक कंपनी है और ये खुद भी एक कंपनी है, उन्होंने सिर्फ टैक्स बचाने के पर्पज से यहाँ पे क्या बना दी? कंपनी बना दी। ठीक है। तो बोर्ड को बेसिकली अथॉरिटी दी गई है कि अगर तो ऐसी कोई फॉरेन एसोसिएशन बनी है, जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर से भागने के लिए कोई एसोसिएशन बनी है ताकि उसके ऊपर टैक्स कम पड़े, तो बोर्ड के पास क्या है? ये अथॉरिटी है कि वो बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर इसको भी क्या डिक्लेयर कर सकती है? कंपनी डिक्लेयर कर सकती है। इतना समझ लो, काफी, ज्यादा अकल के घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं। पॉइंट नंबर 9, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी डेफिनेशन के हिसाब से कंपनी है और लोकल गवर्नमेंट भी, जो लोकल गवर्नमेंट है, वो लोकल गवर्नमेंट भी लॉ के हिसाब से क्या है? कंपनी है। क्या मतलब कंपनी है? इसका मिसाल के तौर पर लोकल गवर्नमेंट अगर रोड बना रही है, किसी कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दे रही है, तो कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देगी ना। अब वो कंपनी है तो कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देते हुए क्या करेगी? विद होल्डिंग कर लेगी। ठीक, वही बात लोकल गवर्नमेंट कोरोना के दौर के अंदर राशन खरीद के लोगों में बांट रही थी, तो जिससे राशन खरीदेगी उससे कभी भी टैक्स की विद होल्डिंग होगी। बात समझ आ रही है? इसी तरह लोकल गवर्नमेंट किसी कंसल्टेंट को कोई असाइनमेंट देगी तो उसको भी पैसे पे करते हुए वो क्या काटेगी? टैक्स काटेगी। क्यों? क्योंकि लॉ के हिसाब से वो कंपनी की डेफिनेशन में आती है और कंपनी के ऊपर विद होल्डिंग की जिम्मेदारी होती है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आगे लॉ के किसी सेक्शन के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इनकम को भी हम क्या कर देंगे? एग्जेम्प्ट कर देंगे और उसकी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। गवर्नमेंट से टैक्स कौन लेगा भाई? सही है। तो खैर, कंपनी की डेफिनेशन इतना मैंने आपको समझा दिया कि आप आसानी से इसको याद कर सकते हो, याद करना आपकी जिम्मेदारी है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। कंपनी की डेफिनेशन आपने देख ली, पढ़ ली। अब असल बात कि कंपनी कब रेजिडेंट होगी, तो बाकी के सारा स्ट्रक्चर को समझाने की गर्ज से था आपके जहन में कंपनी का वो नॉर्मल वाला स्ट्रक्चर रहना चाहिए जो हमें पता है आम तौर पर। जैसे एंग्रो है, ठीक है, एंग्रो कॉर्पोरेशन है, जैसे पीटीसीएल है, कंपनीज है ना। अब उसके बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, ओनर्स बहुत सारे हैं ना उसके। मिसाल के तौर पर मेरे पास पीटीसीएल के अगर 50,000 शेयर्स हैं तो 50,000 शेयर्स का मालिक कौन हो गया? एक कंपनी है, उसके 1 लाख शेयर्स हैं, उस 1 लाख शेयर्स में से 10,000 शेयर्स मेरे पास हैं, तो मैं कितने परसेंट का मालिक हो गया? 10% का मालिक हो गया। सिंपल बात हो गई, ठीक हो गई बात।
तो एक आम कंपनी की मिसाल ले लो आप, एक आम कंपनी को सोचकर अब हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करते हैं। आ जाओ, इसको रब कर दूं सबको। बात नहीं, प्रोविडेंट फंड की डिस्कशन इंशाल्लाह आएगी आगे, तबीयत से आएगी। शब्द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। अब इस रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी के अंदर एक बात, बहुत सिंपल बात है, इधर तवज्जो, बहुत सिंपल बात। कंपनी, कोई भी कंपनी हो, सारी कंपनी जो हमने डेफिनेशन में पढ़ी वो सारी कंपनी है। हम कब किसी कंपनी को कहेंगे कि ये रेजिडेंट कंपनी है? हम कब उसको ये कहेंगे कि ये क्या है? रेजिडेंट कंपनी है। और हम कब किसी कंपनी को कहेंगे कि ये नॉन रेजिडेंट कंपनी है? हम कब किसी कंपनी को रेजिडेंट कहेंगे, कब किसी कंपनी को हम नॉन रेजिडेंट कहेंगे? चलो आओ पढ़ते हैं। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान। नंबर 1, कौन सी कंपनी? इनकॉर्पोरेटेड इन, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या? जो फॉर्म हुई हो, पैदा हुई हो, पाकिस्तान के अंदर ही फॉर्म हुई हो, पाकिस्तान के अंदर ही पैदा हुई हो, पाकिस्तान के लॉ के तहत ही वजूद में आई हो, उसे हम कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान। बात समझ आ गई? अभी जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी की सारी किसके लॉ के तहत आई हैं? पाकिस्तान के लॉ के तहत आई हैं। चाहे वो PIA हो, चाहे PNSE हो, चाहे सिंध मुदारबा हो, चाहे स्टैंडर्ड चार्ट मुदारबा हो, चाहे ऑरिक्स लीजिंग हो, चाहे एंग्रो फर्टिलाइजर हो, चाहे PTCL हो, ये सारी किसके लॉ के तहत वजूद में आई हैं? पाकिस्तान के अंदर जो कंपनी लॉ है उसके तहत वजूद में आई है। इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है, पैदा कहाँ हुई है? पाकिस्तान में पैदा हुई। क्या ये बात आपको समझ आ गई? अच्छा भाई, एक और भी बात बता दूं मैं आपको। मिसाल के तौर पर यूनिलीवर, यूनिलीवर कहाँ की कंपनी है? अच्छा, ये मिसकंसेप्शन थोड़ा सा क्लियर कर लें। यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड, क्या ये पाकिस्तान की कंपनी है? क्या ये रेजिडेंट, क्या ये इनकॉर्पोरेट पाकिस्तान में हुई है? जी, ये पाकिस्तान की कंपनी है, ये पाकिस्तान में ही इनकॉर्पोरेट हुई है। यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड है। ये यूनिलीवर इंटरनेशनल ग्रुप जरूर है, लेकिन यहां जो कंपनी है वो बाहर वाली कंपनी नहीं है। यहाँ एक अलग से कंपनी स्टैब्लिश हुई है, यहाँ अलग से कंपनी पैदा हुई है, यहाँ अलग से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, यहाँ के लॉज के तहत वजूद में आई है। वो अलग बात है कि इसके शेयर्स यूनिलीवर PLC के पास होंगे। हो सकता है इसके 70% शेयर्स यूनिलीवर PLC के पास हो सकता है। तो इसका अब्बू कौन बन गया? यूनिलीवर PLC बन गया। लेकिन क्या ये कंपनी US की है? नहीं, ये कंपनी कहां की है? पाकिस्तान की, क्योंकि पैदा कहां हुई है? पाकिस्तान। इसके ओनरशिप राइट्स 70% भले बाहर की कंपनी के पास हैं, लेकिन ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान है। मिक्स मत करना। इसका मतलब कि ये कंपनी क्या बन जाएगी? रेजिडेंट कंपनी। क्या ये कंपनी रेजिडेंट है? ये कंपनी रेजिडेंट पता नहीं है कि नहीं, हम आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा, हमें नहीं पता। लेकिन एक बात तो तय है कि जो कंपनी पाकिस्तान में क्या हो जाए? इनकॉर्पोरेट हो जाए, वो तो क्या बन जाएगी? रेजिडेंट बन जाएगी। दूसरी देखो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हमेशा क्या होगी? हमारी मुल्क की तो गवर्नमेंट है, तो रेजिडेंट नहीं होगी तो क्या होगी भाई? ठीक है। और लोकल गवर्नमेंट भी क्या होगी? रेजिडेंट ही होगी भाई। पाकिस्तान की लोकल गवर्नमेंट है तो पाकिस्तान में रेजिडेंट नहीं होगी तो कहाँ होगी? हाँ, हमने कहा है ऐसी गवर्नमेंट कि जो चाहे ले ले, हमारा दिल चाहता है कि कोई और ले ले उसको, लेकिन अब है पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो बेचारा कोई लेगा भी नहीं। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट रेजिडेंट होंगी। अच्छा, और ये जो दोनों चीजें रेजिडेंट हैं, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट, ये रेजिडेंट होंगी विदाउट एनी कंडीशन। उनको हमें अपनाना ही पड़ेगा। और कंपनी के लिए पहला उसूल क्या हो गया? जो कंपनी पाकिस्तान में पाकिस्तान के लॉ के तहत क्या हुई हो? पैदा हुई हो। अच्छा भाई, लेकिन सर अब एक कंपनी है जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई भी है। इनकॉर्पोरेट कहां हुई हुई है? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड
पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हुई है। सर क्या ये कंपनी रेजिडेंट है? मैंने कहा रुक जाओ, एक क्राइटेरिया बता रहे हैं आपको। क्या बता रहे हैं? एक क्राइटेरिया बता रहे हैं। अगर तो वो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा तो ये रेजिडेंट हो जाएगी, वरना ये हमेशा क्या ही रहेगी? नॉन रेजिडेंट। तो 99.99999% चांस ये है कि ये नॉन रेजिडेंट ही रहेगी, लेकिन 0.0000001% ऐसा चांस है कि शायद ये क्या बन जाए? रेजिडेंट बन जाए। तो हमने कहा कोई क्राइटेरिया है, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगी? रेजिडेंट बन जाएगी, वरना ये क्या रहेगी? नॉन रेजिडेंट। आओ क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान इज रेजिडेंट if control and management of the affairs is situated wholly in Pakistan in the year। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपनी का कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरा के पूरा किधर है? पाकिस्तान में। ठीक है, तो ऐसी कंपनी तो चिराग लेके ढूंढने से भी शायद ही आपको मिले। ठीक है, ऐसी कंपनी आपको चिराग लेके ढूंढने से मिले, एक आध मिल जाएगी, लेकिन वैसे आमतौर के ऊपर ऐसी कंपनीज नहीं मिलेंगी कि जो इनकॉर्पोरेट तो बाहर हुई हो लेकिन उसकी कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी कहाँ हो? पाकिस्तान। अब कंट्रोल और मैनेजमेंट का क्राइटेरिया कैसे असेस होगा? सर हम कब कह सकते हैं कि कंट्रोल और मैनेजमेंट पाकिस्तान में है? हमने कहा इसके 2-3 इंडिकेशन हो सकती हैं। क्या हो सकती है? 2-3 इंडिकेशन हो सकती हैं। क्या हो सकती है इंडिकेशन? पहली इंडिकेशन कि उस कंपनी की प्राइमरी एक्टिविटीज जितनी भी हैं वो सारी कहां हो? पाकिस्तान में। ऐसी कंपनी जिसकी सारी प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज कहां पर हो? पाकिस्तान में हो। तो हमने कहा अगर सारी प्राइमरी एक्टिविटीज पाकिस्तान में होंगी तो सर वो फिर कंपनी भी पाकिस्तान में ही होगी, ज्यादातर आमतौर पर चांस यही है। ठीक है, बाहर कंपनी हो और उसकी सारी एक्टिविटीज पाकिस्तान में हो, ये लॉजिकली बात बैठती नहीं है ना। उसके अफेयर्स रन कैसे होंगे, उसकी सारी एक्टिविटीज कैसे कैरी आउट होंगी, बैंक कैसे खुलेगा, रिप्रेजेंटेटिव कहाँ होंगे? तो अगर प्राइमरी एक्टिविटीज सारी पाकिस्तान में ही है, सेल परचेज पाकिस्तान में ही हो रही है, प्रॉफिट पाकिस्तान में ही जनरेट हो रहा है, बैंक अकाउंट पाकिस्तान में ही है, ट्रांजैक्शंस पाकिस्तान में कैरी आउट हो रही है, तो फिर तो दूसरा सवाल पैदा हो जाता है कि बाहर कंपनी बनाई क्यों थी भाई? बात समझ आ रही है? तो आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। और दूसरी इंडिकेशन क्या होती है कि सारे के सारे डायरेक्टर्स यहां रहते हो पाकिस्तान में। सर यहाँ से तो बच्चा मैट्रिक इंटर करके भागने के चक्कर में है, यहाँ पे डायरेक्टर किसी कंपनी के क्यों रहेंगे, वो भी फॉरेन कंपनी के जो बनी बाहर है। बात समझ आ रही है? तो ये भी होता नहीं है कि उसके सारे डायरेक्टर्स कहाँ हो। या एक और इंडिकेशन हो सकती है कि उसकी सारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कहाँ हो रही हो? पाकिस्तान में। तो क्यों होंगी भाई? जब डायरेक्टर रहेंगे तो होंगी ना बीओडी की मीटिंग्स, तो आमतौर पर वो भी नहीं होता। ठीक हो गई बात? तो ये इंडिकेशंस है कुछ कि या तो सारी एक्टिविटीज पाकिस्तान में हो उस कंपनी की, या तो सारे डायरेक्टर्स यहां रहते हो। सारे होली का वर्ड है, होली का वर्ड है। वही तो बात है ना कि लॉजिकली होगा नहीं बाहर ना, तो होली का वर्ड इसीलिए इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा होता नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल, जिन्होंने वीडियो देखी उसमें देखी होगी कि ऐसा होता है इन केस ऑफ ऑयल, petroleum and oil exploration companies. In case of petroleum and oil exploration companies, बात समझ आ रही है? वो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज के केस के अंदर ऐसा होता है। मेरे जहन में वो कंपनी का नाम निकल गया जिसकी मैंने एग्जांपल दी थी। क्या थी? यूनाइटेड एनर्जी, यूईपी। अच्छा भाई, अब मिसाल देता हूं मैं। ऐसा हो सकता है कि मिसाल के तौर पर यहां पर है ब्रिटिश पेट्रोलियम यूके में, और ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। अब ब्रिटिश पेट्रोलियम यूके के अंदर है। पाकिस्तान ने कहा कि भाई हमारा भी तेल निकालो। मेरा मतलब कुछ और है। मेरा मतलब ये कि भाई हमारी जमीन के नीचे भी तेल है, वो भी निकाल दो। हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं, ऐसी मशीनरीज नहीं हैं, तो आप हमें भी हेल्प कर दो तेल निकालने में। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि यूके में ऐसा कोई अरेंजमेंट बन गया कि ब्रिटिश पेट्रोलियम ने एक और कंपनी बना दी, ब्रिटिश पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन पाकिस्तान। है वो भी कहां? यूके में। लेकिन इस कंपनी का
ऑब्जेक्टिव ही क्या है, पाकिस्तान के अंदर आके पाकिस्तान की ड्रिलिंग, मेरा मतलब है पाकिस्तान की जमीनों के नीचे ड्रिलिंग करना और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर करना। ठीक है, उस कंपनी का तो मकसद ही यही है, यानी उस कंपनी के सारे ऑब्जेक्टिव्स ही यही हैं, उसके सारे लोग यहीं पे काम कर रहे हैं, उसके इंजीनियर्स भी यहीं आए हुए हैं। जाहिर सी बात है इंजीनियर्स भी यहीं आएंगे ना, मशीनरी भी आएगी, इंजीनियर्स भी आएंगे, लोग भी सारे यहाँ के हायर करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, सब चीजें, ऑपरेशन ही सारे पाकिस्तान में कैरी आउट हो रहे हैं उसको। तो हमने कहा ये वो एग्जाम्पल है कि जहां पर हो सकता है कि ये कंपनी को हम क्या कह दें कि ये क्या है, पाकिस्तान में रेजिडेंट है। और इसकी मैंने आपको एक जीती जागती मिसाल भी दी थी, यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान, यूईपी, यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान। वो कंपनी तो इनकॉर्पोरेटेड है, कहां थी इनकॉर्पोरेटेड, मॉरिशियस के अंदर, मॉरिशियस के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान। लेकिन उस यूईपी के ऑपरेशंस कहां हैं, सारे पाकिस्तान में है। यूईपी के ऑपरेशन सारे कहां हैं, पाकिस्तान में है। तो वो पाकिस्तान के टैक्स पर्पसेस के लिए क्या बन जाएगी, रेजिडेंट बन जाएगी। ये को बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, अदरवाइज आपको ऐसी कंपनीज रेजिडेंट नजर नहीं आएंगी जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो। क्या बेटा, वो बाहर का लॉ बताएगा, वो बाहर का लॉ बताएगा। और ऐसा भी हो सकता है बाहर का लॉ कहे कि जो कंपनी यहां पैदा हुई है, जैसे यहाँ लॉ है, बाहर भी ऐसा ही लॉ हो कि जो कंपनी भी पैदा यहाँ हुई है वो कहाँ की रेजिडेंट है, वो वहां की रेजिडेंट है। तो एक कंपनी या एक बंदा क्या दो जगह रेजिडेंट हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है, हो सकता है, देखेंगे कि होगा क्या उसके साथ, लेकिन एक बंदा दो जगह रेजिडेंट है वो हो सकता है। बात समझ आ रही है? डुअल पासपोर्ट भी होते हैं ना लोगों के, डुअल पासपोर्ट है, डुअल नेशनैलिटी है, यहाँ का भी नेशनल है, वहां का भी नेशनल है। सर कहाँ का नेशनल है? अरे भाई दोनों जगह का नेशनल है यार, आपको क्या मसला है? बात समझ आ गई? तो उसके साथ होगा क्या वो हम बाद में बात करेंगे। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसकी दो बीवियां हैं, भाई हैं, अब इसके साथ होगा क्या वो बात की बात होगी। अच्छा, तो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी आपने समझ लिया। क्या वक्त है हमारे पास? वक्त बहुत है माशाल्लाह। अच्छा प्लीज, तो कंपनी का आपने समझ लिया रेजिडेंशियल स्टेटस। अब हम देखते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एओपी भी हाथ के हाथ देख लेते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एओपी। अच्छा भाई, एओपी की मैंने आपको एक आम कॉमन मिसाल दी, चूंकि एओपी की टैक्सेशन हम लोग तबीयत से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, उस वक्त सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आसानी के लिए समझाने के लिए मैंने आपको मिसाल दी थी कि जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं वो पार्टनरशिप फर्म्स किस में फॉल करती हैं? एओपी में फॉल करती हैं। पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप एक्ट के तहत बनती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, तो पार्टनरशिप एक्ट एक अलग लॉ है, वो आपने पढ़ लिया होगा, पढ़ा है किसी ने? कितने बच्चों ने पढ़ लिया है वो पार्टनरशिप एक्ट? बिजनेस लॉ का पार्ट होता है ना वो तो। अच्छा, बिजनेस लॉ नहीं पढ़ा अभी आप लोगों ने ना, तो खैर जब बिजनेस लॉ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उसमें होगा, पार्टनरशिप एक्ट होगा तो आप पढ़ लेंगे। तो पार्टनरशिप एक्ट के तहत पार्टनरशिप फॉर्म होती है। पार्टनरशिप भी एक लीगल स्ट्रक्चर होता है लॉ के हिसाब से, लॉ की नजर में। कंपनी भी एक लीगल स्ट्रक्चर होता है, दोनों लीगल स्ट्रक्चर होते हैं। तो सर फिर कब पार्टनरशिप हो कब कंपनी हो? मैंने कहा ये एक अलग डिटेल है। पार्टनरशिप के साथ क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, कंपनी के साथ क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, उसकी एक अलग डिटेल डिस्कशन है जो कि आप लॉ में पढ़ेंगे। अभी हमारा वो मकसद नहीं है। हम तो टैक्स के नजरिए से देखते हैं। सिर्फ किसके नजरिए से देखते हैं? टैक्स के नजरिए से देखते हैं कि भाई टैक्स के नजरिए के हिसाब से, मिसाल के तौर पर मैं कहूं एओपी के ऊपर क्या टैक्स ज्यादा लगता है कंपनी से, कम लगता है? इसका आंसर था कम भी लग सकता है, ज्यादा भी लग सकता है, मे बी। अब ऐसा नहीं हो कि आप लोग हर चीज का आंसर मे बी देने लग जाओ, इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है? खैर, ज्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। देख लो टैक्स रेट आपके पास है, एओपी के ऊपर मैक्सिमम टैक्स रेट कितना जा रहा है देख लो। नॉन सैलरीड एंड एओपी, इसके ऊपर मिनिमम 0 भी है, 6 लाख से कम पर कितना है?
0 और मैक्सिमम कितना भी है 35 और कंपनी का रेट कितना था, इसका मतलब कि कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो सिर्फ एक टैक्स रेट नहीं है, और भी चीजें इसके अंदर हैं जो कि हम जब एओपी और बिजनेस इनकम देखेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गई बात। तो अभी इस बारे में ये एक लंबी डिस्कशन है, इसको ऐसे नहीं हम छेड़ सकते। कहने का मकसद ये है कि एओपी भी इज अ फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस। कंपनी से आसान है करना। कंपनी फॉर्मेशन में लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, खर्चा भी ज्यादा आता है, कंपनी बनाने का खर्चा भी ज्यादा आता है, फिर एससीसीपी की बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो फुलफिल करना होती हैं। पार्टनरशिप करना बड़ा आसान है। मैंने किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, मैंने उसको बोला चलो भाई हम दोनों पार्टनरशिप करते हैं, फौरन से एनटीएन बना लेंगे, हम एक छोटी सी पार्टनरशिप डीड बना लेंगे, रजिस्टर करानी है कराएंगे, नहीं करानी नहीं कराएंगे, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, फिर भी एक पार्टनरशिप बैंक अकाउंट खुल जाएगा और काम चलना हमारा शुरू हो जाएगा एट नो और मिनिमम कॉस्ट 10-15 हज़ार रुपये। कंपनी बनाने का खर्चा ज़्यादा होता है, कंपनी की रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा होती हैं, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं, ऑडिट कराना पड़ता है, एससीसीपी से रजिस्टर कराना पड़ता है, एनुअल जनरल मीटिंग करानी पड़ती है, बीओडी की हायरिंग फायरिंग करना पड़ती है। तो यूँ समझ लो कि उसके अंदर फिर खर्चे वगैरह भी आते हैं। ठीक ठाक, सही है। तो लोगों के दिमाग में बस ये होता है कंपनी बनानी है, कंपनी बनानी है। कितने लोग होते हैं सर वो कंपनी बनानी है, हमें आपसे मुलाकात करनी, कंपनी बनानी है। अच्छा भाई कंपनी बनानी क्यों है आपको? बस मैं काम शुरू करना चाहता हूँ तो मुझे कंपनी बनानी है। भाई तो ऐसे ही शुरू कर ले काम यार, उसके लिए कंपनी बनाने की क्या जरूरत है, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, लाइमलाइट में आने की क्या जरूरत है? तो लोगों को पता नहीं होता। ऐसे कितने स्टूडेंट्स, कभी ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, सर हम 2-3 स्टूडेंट्स हम एक वेंचर शुरू करना चाहते हैं, कंपनी बनाना चाहते हैं। भाई कंपनी क्यों बनानी है तुझे? तो काम तो शुरू कर, फिर जैसी कंपनी बड़ी हो जाए उसके बाद देखेंगे कंपनी बनानी नहीं बनानी। ठीक है, खैर। तो कहने का मकसद ये है कि एओपी भी एक लीगल स्ट्रक्चर है। 2-3-4 पार्टनर्स हैं, दोस्त हैं, मिलके कुछ काम करना चाह रहे हैं, उन्होंने आपस में एक पार्टनरशिप डीड बना ली, एक मुआहिदा कर लिया, पैसे इंजेक्ट कर लिए। मिसाल के तौर पर 4 दोस्त हैं, चारों ने 4-5 लाख रुपए डाले, 20 लाख रुपए से उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया। कोई एक मिसाल के तौर पर शाम में कोई एक रेस्टोरेंट टाइप खोल लिया उन्होंने, ठीक है, रेस्टोरेंट ऑन द व्हील्स। आप देखें आजकल कितने चल रहे हैं, शरफाबाद के ऊपर तो कितने चल रहे हैं, रोड के ऊपर पता नहीं कितने सारे खोल के बैठ गए लोग। अब जाहिर सी बात है शॉप के किराए अफोर्ड नहीं हो रहे, सब ने गाड़ियों के अंदर, बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर पूरे रेस्टोरेंट बना लिए। आप वीकेंड के ऊपर तो आपका गुजरना मुहाल हो जाएगा। शरफाबाद की जो मेन जो शरफाबाद है, जो मेडिकेयर से जो रोड जा रहा है टीवी स्टेशन की तरफ, तो वहाँ से जब जाहिर सी बात है वापसी होती है घर के लिए, तो रात में तो भाई अचानक से इतने सारे आ जाते हैं रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स वाले, पता नहीं अलग अलग नाम से हैं, और भाई रश, लोगों का कोई रश है खाने के लिए। तो पैसे मिला के 4 दोस्तों ने ऐसी एक कोई वैन चैन ले ली, खाने पकाने का तजुर्बा होगा एक दोस्त को। मैंने बोला शाम में हम क्या करेंगे, जॉब के बाद दिहाड़ी लगाएंगे, ठीक है, मैं शेफ तू वेटर, और तू देखो कमाई कितनी होगी। थोड़े दिन बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी। मैंने बोला भाई इतने सारे पैसे इसमें मिलने, जॉब कौन करेगा? ठीक है, तो खैर कहने का मकसद ये है कि आप पार्टनरशिप कर ली। अब पार्टनरशिप कर ली, वो पार्टनरशिप कब रेजिडेंट होगी आओ पढ़ लेते हैं। एओपी जिसमें पार्टनरशिप भी हो सकती है, ज्वाइंट वेंचर भी हो सकते हैं। ज्वाइंट वेंचर क्या होते हैं बाद में बात करेंगे, जब हम एओपी देखेंगे तब बात कर लेंगे। शैल बी कंसिडर्ड एज, ये रेजिडेंट कंसिडर होगी। कब रेजिडेंट कंसिडर होगी? इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन पाकिस्तान इन द ईयर। होली और पार्टली, होली और इधर है होली और पार्टली, और इधर क्या था? इधर है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स इज होली और पार्टली इन पाकिस्तान। अच्छा देखो जरा गौर से, तो मिसाल के तौर पर, अब सर ये होली तो मतलब समझ आ गया, होली और पार्टली का मतलब क्या? अब मिसाल के तौर पर 4 पार्टनर है, 4 पार्टनर्स हैं। अब 4 पार्टनर हैं और उसमें से 3 पार्टनर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, सॉरी 1 पार्टनर पाकिस्तान में काम कर रहा है, 3 पार्टनर बाहर काम कर रहे हैं यूके के अंदर। यूके के अंदर बैठे हुए वो, और वो यूके से काम करते हैं।
लेकिन एक पार्टनर पाकिस्तान में भी है। क्या वो पार्टनरशिप रेजिडेंट होगी, नॉन रेजिडेंट होगी? रेजिडेंट होगी, क्योंकि सर पार्टली के अंदर इवन वन पार्टनर विल मेक द पार्टनरशिप पार्टली वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मिसाल के तौर पर पार्टनरशिप फॉर्म हुई, 4 दोस्त थे, चारों ने पार्टनरशिप फॉर्म की, काम करना शुरू कर दिया। पार्टनरशिप फॉर्म करने से मुराद ये है कि काम बिजनेस करना शुरू कर दिया बस। जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी हुआ हो, वर्बल एग्रीमेंट पे भी काम करना शुरू कर दिया तो वो पार्टनरशिप तो हो गई ना भाई। अच्छा भाई, पार्टनरशिप बना ली, काम करना शुरू कर दिया, 2 महीने 3 महीने पाकिस्तान के अंदर पार्टनरशिप करी उन्होंने, जुलाई अगस्त सितंबर। उसके बाद सितंबर के बाद उन्होंने शिफ्ट मार दी और सारे के सारे पार्टनर्स कहाँ चले गए? यूके चले गए, यूएसए चले गए। उन्होंने बोला अल्लाह हाफिज। तो उस साल क्योंकि जाहिर सी बात है हम हर टैक्स ईयर के अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमिन करते हैं ना, हर टैक्स ईयर में। तो उस साल क्या वो एओपी रेजिडेंट होगी? वो रेजिडेंट होगी, क्योंकि पार्ट ऑफ द ईयर उनकी एक्टिविटीज और मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ अफेयर्स कहां पे था? पाकिस्तान में था। आर यू गेटिंग दिस? सो पार्टली मे इंक्लूड वन पार्टनर, पार्टली मे इंक्लूड इवन 1 day ऑफ सर्विसेज इन पाकिस्तान। कोई क्राइटेरिया नहीं है कि पार्टली के अंदर 2 दिन आएंगे, 10 दिन आएंगे, 15 दिन आएंगे, 20 दिन आएंगे। इवन 1 month विल बी कवर्ड अंडर पार्टली। ऐसे सवाल आप देखेंगे पास्ट पेपर के अंदर कि एक पार्टनरशिप थी, उस पार्टनरशिप ने 1 महीना जुलाई के महीने में पाकिस्तान में काम किया, उसके बाद पार्टनरशिप मूव कर गई बाहर, तो क्या वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है? तो आपको पता है कि एओपी का अगर मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ अफेयर्स होली और पार्टली पाकिस्तान में है ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर, तो वो क्या बन जाएगी? रेजिडेंट बन जाएगी। Shall be considered as resident if control and management of affairs is situated wholly or partly in पाकिस्तान। अभी मैंने आपको ये बताया ही नहीं है कि टैक्स क्या लगेगा और कितना लगेगा, इसलिए अभी उसकी टेंशन ना लो। अभी सिर्फ आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए, कब रेजिडेंट होगा और कब नॉन रेजिडेंट होगा। अब हमारा अगला डिस्कशन मंडे को ये होगा कि जब रेजिडेंट होगा तो उसके साथ हम सुलूक क्या करेंगे, उसकी इनकम पर हम टैक्स कितना लेंगे, किस इनकम पे लेंगे, कितना लेंगे, किस इनकम पे लेंगे। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? इसको हम मंडे को डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये सारे के सारे जो रेजिडेंशियल स्टेटस और क्राइटेरिया हैं, इनकम विद रेफरेंस टू रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन से पहले इनकम विथ रेफरेंस टू रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन से पहले ये सब आपको याद भी होना चाहिए, रिवाइज भी होना चाहिए। मैं किसी से भी कोई भी सवाल कर लूंगा और ये चेक करूंगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी पहुंची। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।